आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग अस्तित्व को समझने के ऊपर काम करेंगे। तो जो आज का हेडिंग है वो ये बात है कि अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में नित्य वर्तमान है। इस बात को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है पिछली 5 कक्षाओं में, उसको अगर देखेंगे तो हम लोगों ने इस बात से शुरू किया था कि मानव मूल्य क्या है, इसकी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है। फिर हम लोगों ने इस बात को समझने का कोशिश किया कि मूल्यों का दर्शन के साथ क्या अंतर संबंध होता है, ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। उसी संदर्भ में हम लोगों ने इस कोर्स में मध्यस्थ दर्शन को अध्ययन करने का निर्णय लिया। मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन से पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा की कि मध्यस्थ दर्शन की क्या मूलभूत विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम लोगों ने इस दर्शन को अध्ययन करने का निर्णय लिया है। उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसके यूनिक पॉइंट्स क्या हैं जिसके आधार पर हम लोगों ने इस दर्शन को अध्ययन करने का निर्णय लिया है। और लास्ट में हम लोगों ने इस बात पर बात की कि इस दर्शन को मध्यस्थ दर्शन या अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन क्यों नाम दिया गया है। इसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। बहुत संक्षेप में उसको अगर देखेंगे तो ये बात हम लोगों ने कही थी कि मध्यस्थ का मतलब है जैसा है वैसा ही ठीक ठीक, मध्य में स्थित, पक्षपात रहित, किसी भी प्रकार की अतियों से मुक्त। तो चूँकि सिद्ध दृष्टि से देख करके, शुद्ध दृष्टि से देख करके अस्तित्व का विवरण प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इस दर्शन को मध्यस्थ दर्शन नाम दिया गया है। उसी तरह से इसको अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन भी नाम दिया गया है। उसका प्रयोजन यह है कि पूरी चर्चा के आधार में अस्तित्व है, अस्तित्व की वास्तविकताएं हैं और केंद्र में मानव है। मानव को केंद्र में इसलिए रखा गया है क्योंकि इस अस्तित्व को समझने की आवश्यकता, समझ करके वैसा जीने की आवश्यकता मनुष्य को ही है। समझना और समझ करके जीना, ये मानव की मूलभूत आवश्यकता है। इसी के आधार पर मनुष्य का आचरण, मनुष्य का व्यवहार व्यवस्थित होता है। और हम लोगों ने ये बात कही कि इस मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन में हम चर्चा को अस्तित्व से शुरू करेंगे। अस्तित्व के अध्ययन के बाद फिर हम उसी के एक भाग के रूप में प्रकृति पर बात करेंगे। फिर प्रकृति के एक भाग के रूप में मानव के अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग अस्तित्व पर थोड़ी बात करेंगे, फिर प्रकृति पर थोड़ा बात करेंगे, फिर मानव के ऊपर हम चर्चा को शुरू करेंगे। तो आज की चर्चा को हम लोग अस्तित्व से शुरू करते हैं। अस्तित्व शब्द का शाब्दिक मतलब है जो कुछ भी है, जिसका होना है। इस होनेपन के भाव को अस्तित्व नाम दिया गया है। तो जो कुछ भी है, जिन वास्तविकताओं का भी होना है, वो सबको मिला करके एक साथ अस्तित्व नाम दिया गया है। तो होने के रूप में अस्तित्व कैसा है, इसको समझने के लिए ये एक वाक्य लिखा है कि अस्तित्व सत्ता में, व्यापक में, संपृक्त प्रकृति के रूप में नित्य वर्तमान है। इस वाक्य में 4 शब्द आए हैं प्रमुख रूप से। एक व्यापक, दूसरा प्रकृति, तीसरा संपृक्तता और चौथा नित्य वर्तमान। हम एक एक करके इन 4 शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहले 2 शब्द हैं, व्यापक और प्रकृति, ये अस्तित्व की वास्तविकताओं का विवरण दे रहा कि अस्तित्व में अगर कुल वास्तविकताओं को देखें तो 2 प्रकार की वास्तविकताएं दिखाई देती हैं। एक तो ये स्पेस दिखाई देता है, सर्वत्र व्याप्त वस्तु के रूप में, ऑल परवेडिंग इंटिटी के रूप में, रियलिटी के रूप में ये व्यापक वस्तु दिखाई देती है, ये स्पेस दिखाई देता है। इसी को हम सत्ता नाम से भी इंगित कर रहे हैं। तो एक वास्तविकता तो हम सबों को ये खाली स्थान दिखाई देती, ये स्पेस दिखाई देता है। दूसरी वास्तविकता एक एक के रूप में इकाइयाँ दिखाई देती हैं। जैसे इस कमरे में अगर देखने जाएं तो ये टेबल एक इकाई है, ये प्रोजेक्टर एक इकाई है, ये लैपटॉप एक इकाई है, हम आप सभी एक इकाई हैं।
तो ये एक एक के रूप में जो वास्तविकताएं दिखाई देती हैं, अस्तित्व में एक एक के रूप में जिन वास्तविकताओं का होना है उसको हम इकाई नाम देते हैं, और उन सभी इकाइयों के समूह को एक साथ मिला करके प्रकृति नाम दिया गया है। तो अब अगर अस्तित्व को लौट करके देखें तो ये दो प्रकार की वास्तविकताएं दिखाई देती हैं। एक सर्वत्र व्याप्त वस्तु के रूप में व्यापक, उसी को सत्ता नाम दिया है, उसी को हम स्पेस नाम से भी जानते, और दूसरा प्रकृति इकाई समूह के रूप में, एक एक के रूप में जो इकाइयाँ दिखती हैं उनके समूह के रूप में प्रकृति दिखाई देती है। इस व्यापक और प्रकृति दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करने जाएं तो कुछ प्रमुख अंतर दोनों में दिखाई देते हैं। जैसे प्रकृति की किसी भी इकाई को देखें तो उसकी एक सीमा होती है, सीमित होता है, उसका एक निश्चित आकार होता है, रूप होता है, रंग होता है। तो किसी भी इकाई को आप अगर अस्तित्व में देखें तो उसका अपना एक निश्चित रूप, रंग, आकार ये आपको दिखाई देगा। जबकि व्यापक वस्तु के संदर्भ में देखने जाते हैं तो व्यापक की कोई सीमा नहीं दिखाई देती, उसका कोई आकार नहीं दिखाई देता। तो अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा एक निश्चित आकार है, आपको देखें तो आपका एक निश्चित आकार है। किसी पेड़ पौधे को देखें, किसी पशु पक्षी को देखें, घर के किसी भी सामान को आप देखें, या इस धरती पर पाई जाने वाली प्रकृति की किसी भी इकाई को आप देखें, उसका एक निश्चित रंग, रूप, आकार दिखाई देता है। उसकी एक निश्चित सीमा दिखाई देती है जहाँ उसका होना होता है। जबकि इस व्यापक वस्तु को देखें, इस स्पेस को देखें, इस खाली स्थान को देखें तो इसका होना सर्वत्र दिखाई देता है, इसकी कोई सीमा नहीं दिखाई देती है, इस रूप में इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं दिखाई देता। हम अगर अपनी कल्पना में भी सोचने जाएं तो अपनी कल्पना में भी हमें इसका कोई आकार अनुमान नहीं बनता। तो व्यापक और प्रकृति के बीच ये एक मूलभूत अंतर है कि प्रकृति की हर इकाई सीमित है, उसकी एक निश्चित सीमा है, जबकि व्यापक सीमा विहीन है, सीमा रहित है। प्रकृति और व्यापक के बीच दूसरा मूलभूत अंतर ये दिखाई देता कि प्रकृति की हर इकाई अपने में क्रिया है, क्रियाशील है। तो प्रकृति की किसी भी इकाई को देखें, इस धरती को देखें तो इस धरती पर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ न कुछ होने का काम होता रहता है। जैसे इस धरती को देखें तो धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर घूमने का काम कर रही है। इस तरह का कोई न कोई गति, कोई न कोई तरंग के रूप में कुछ न कुछ क्रिया प्रकृति की हर इकाई में हम देख सकते हैं। एक छोटे से छोटे परमाणु को भी अगर देखने जाएं तो उसके मध्य में स्थित अंश, उसके परिवेश में स्थित अंश, ये सभी कुछ न कुछ गति करते ही रहते हैं। एक पेड़ पौधों को देखें, किसी एक प्राण कोशिका को देखें, पशु शरीर को देखें, हम अपने मानव के शरीर को देखें, इन सभी में अनेकों प्रकार की क्रियाएं होती ही रहती हैं। आप थोड़ी देर के लिए अपने शरीर पर अगर ध्यान दे करके देखना शुरू करें तो शरीर में होने वाली बहुत सारी क्रियाओं को आप संवेदनाओं के रूप में महसूस कर सकते हैं। एक नन्ही सी प्राण कोशिका जो हमें सामान्य आँखों से दिखाई भी नहीं देती, उसमें भी अगर देखने जाएं तो सैकड़ों प्रकार की एक्टिविटीज़, क्रियाएं होती रहती हैं। एक गिलास पानी को भी देखें तो उसके अणु, उसके परमाणु सतत गतिशील रहते हैं, किसी न किसी क्रिया में सतत संलग्न रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। इसी तरह से बड़ी रचना के रूप में हम धरती को देखें, सूरज को देखें तो वहाँ भी ये दिखता है कि अनेकों प्रकार की एक्टिविटीज़ किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। बहुत संक्षेप में कहें तो इकाई है तो क्रिया के साथ ही है। कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई एक्टिविटी गति के रूप में, तरंग के रूप में कुछ न कुछ वहाँ होना दिखाई देता है। जबकि व्यापक को देखने जाते हैं तो व्यापक क्रिया रहित है, क्रिया शून्य है, अपने आप में कोई क्रिया नहीं है। तो अगर
उन स्थानों को देखें जहाँ सिर्फ व्यापक वस्तु का होना है, जहाँ इकाई का नहीं होना है, तो वहाँ पर हमको कोई भी गति, कोई भी तरंग, कोई भी क्रिया नहीं दिखाई देती। इस रूप में व्यापक स्वयं में क्रिया नहीं है, क्रिया रहित है। इसी क्रिया रहित होने को या क्रिया के अभाव होने को क्रिया शून्य शब्द से भी इंगित करते हैं। तो क्रिया शून्य का तात्पर्य क्रियाओं के अभाव से है। तो एक वास्तविकता के रूप में इसका होना है, ये अपने आप में एक निश्चित वास्तविकता है, लेकिन क्रिया नहीं है। इस आधार पर इसको क्रिया शून्य ऐसा नाम दिया गया है। तो प्रकृति और व्यापक में ये दो महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते। एक अंतर ये समझ में आता है कि प्रकृति की हर इकाई ससीम है, एक निश्चित आकार के साथ है, एक निश्चित सीमा के साथ है, जबकि व्यापक असीमित है, असीम है, आकार रहित है, उसका अपना कोई भी आकार नहीं होता। और दूसरा अंतर हम लोगों ने ये देखा कि प्रकृति की हर इकाई क्रियाशील है, उसमें किसी न किसी रूप में कोई न कोई क्रिया होती ही रहती है, जबकि व्यापक क्रिया रहित है, क्रिया शून्य है। ये दो मूलभूत अंतर व्यापक और प्रकृति के बीच देखा जा सकता है। प्रकृति की कोई भी इकाई हो, वो सीमित ही होती है, निश्चित आकार युक्त ही होती है और किसी न किसी क्रिया के साथ संलग्न ही होती है, जुड़ी हुई ही होती है, क्रिया उसके साथ होता ही रहता है। आगे देखें तो इस व्यापक और प्रकृति में दो और अंतर दिखाई देते हैं। प्रकृति को स्थितिशील नाम दिया गया है। स्थितिशील का तात्पर्य है कि स्थिति के रूप में इसका होना तो बना रहता है, लेकिन कोई न कोई परिवर्तन उसमें होता रहता है, लगा ही रहता है। तो प्रकृति सतत क्रियाशील होने के कारण, क्रिया युक्त होने के कारण, किसी न किसी क्रिया के होते रहने के कारण उसकी स्थिति में, उसके होने में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। लेकिन इन बदलाव होने के बावजूद भी मूल रूप में जिन परमाणु या परमाणु अंशों से मिलकर के वो इकाई बनी हुई है, उनका नाश नहीं होता, वो किसी न किसी रूप में बने ही रहते हैं। तो स्थितिशील कहने का तात्पर्य यह है कि स्थिति के रूप में किसी न किसी रूप में उसका बना होना ही होता है। तो स्थिति के रूप में उसका होना बना रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए इसको स्थितिशील कहा है। आपने विज्ञान की कक्षाओं में पदार्थ की अविनाशिता के नियम के बारे में पढ़ा होगा। ये स्थितिशील शब्द उसी की तरफ हमारा ध्यानाकर्षण करते हैं कि प्रकृति की बनावट में बदलाव होने के बावजूद भी, इकाइयों में बहुत सारा परिवर्तन होने के बावजूद भी मौलिक रूप में उसका नाश नहीं होता, उसकी स्थिति किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है। जबकि व्यापक वस्तु को देखने जाएं तो व्यापक क्रिया रहित होने के कारण, किसी भी क्रिया का उसमें अभाव होने के कारण उसकी स्थिति में कभी कोई बदलाव नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। क्रिया नहीं होने के कारण बदलाव के होने की इसमें कोई संभावना भी नहीं दिखाई देती, इसलिए व्यापक को स्थिति पूर्ण शब्द से इंगित किया गया है। तो प्रकृति स्थितिशील है, व्यापक स्थिति पूर्ण है। इसमें अगला अंतर ये दिखाई देता कि प्रकृति की इकाइयों की गिनती हो सकती है, उसको गिना जा सकता है। जैसे इस कमरे में अगर जितने भी सामान हैं उनको अगर हम गिनना चाहें तो एक एक करके गिन सकते हैं। हम इस कमरे में जितने भी छात्र बैठे हुए हैं, अगर हम इस संख्या को गिनना चाहें तो हम एक एक करके गिन सकते हैं। आज के दिन अगर विज्ञान को देखेंगे तो उन्होंने कमरे में अणु की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी है, उसमें परमाणु अंशों की संख्या कितनी है, उसको भी गिनने के काम को किया है। लेकिन अगर प्रकृति के इकाइयों की कुल संख्या को देखने जाएं तो वो संख्या में अनंत दिखाई देती है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार, प्रयोग अनुसार
इनकी गिनती तो कर सकते हैं, इस आधार पर अपने जीने को व्यवस्थित भी कर सकते हैं, सजा भी सकते हैं, लेकिन इनकी कुल संख्या की गिनती नहीं हो सकती। इसीलिए इसको संख्या में अनंत कहा गया है कि प्रकृति संख्या में अनंत है। इसकी गिनती तो संभव है, इसको गिना तो जा सकता है, लेकिन गिनती में ये अनंत हैं। अगर कुल इकाइयों की संख्या देखेंगे तो ये अनंत है। वहीं दूसरी ओर अगर व्यापक वस्तु को देखें तो ये समझ में आता कि इसकी गिनती संभव नहीं है। इकाई नहीं होने के कारण, सीमा रहित होने के कारण, सीमा विहीन होने के कारण इसकी गिनती की कोई संभावना भी नहीं है। तो लौट करके देखें तो व्यापक और प्रकृति, इसमें 4 मूलभूत अंतर को हम लोगों ने बात किया। पहली बात ये कही कि प्रकृति की कोई भी इकाई होती है वो एक निश्चित आकार, निश्चित सीमा से युक्त ही होती है, जबकि व्यापक को देखने जाएं तो वो आकार रहित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। दूसरा अंतर हम लोगों ने प्रकृति और व्यापक के बीच यह देखा कि प्रकृति की हर इकाई किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहती है, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई एक्टिविटी उसमें होता ही रहता है, जबकि व्यापक स्वयं क्रिया रहित है, क्रिया शून्य है, वहाँ कोई क्रिया नहीं है, वह अपने आप में क्रिया नहीं है। तीसरा अंतर हम लोगों ने ये देखा कि प्रकृति में क्रिया होते रहने के कारण उसकी स्थिति में बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। वो एक रूप से दूसरे रूप में, एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलते रहते हैं। उसकी बनावट में, उसकी संरचना में कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, लेकिन उस बदलाव होने के बावजूद भी उसका नाश नहीं होता, किसी न किसी रूप में उसकी स्थिति बनी ही रहती है, इसलिए प्रकृति को स्थितिशील कहा। वहीं दूसरी ओर व्यापक क्रिया नहीं होने के कारण उसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, इस रूप में उसका होना हमेशा एक जैसा बना रहता है, इसलिए उसको स्थिति पूर्ण कहा है। और चौथा अंतर हम लोगों ने ये देखा कि प्रकृति की एक एक इकाइयों की संख्या में गिनती हो सकती है, लेकिन कुल संख्या को देखने जाएं तो अनंत समझ में आता है। अनंत का तात्पर्य जिसको गिना नहीं जा सकता उतनी संख्याओं से है, जबकि व्यापक वस्तु को देखने जाएं तो उसकी गिनती की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में इकाई नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये दोनों वास्तविकता, व्यापक और इकाई को देखें तो ये अविभाज्य रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ साथ ही होती हैं। हम इकाई को जब कभी भी देखते हैं, जहाँ कहीं भी देखते हैं, वो हमेशा व्यापक के सहअस्तित्व में ही होती हैं, व्यापक के साथ ही होती हैं। इस स्पेस से, इस खाली स्थान से, व्यापक से इकाई को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल हैं, इनका अपृथक संबंध है, ये पृथक नहीं हो सकते एक दूसरे से। इस बात को हम आगे की क्लासेज में विस्तार करेंगे कि ये व्यापक और इकाई का जो अविभाज्य रूप में साथ साथ होना है, इस आधार पर इकाई में क्या क्या वास्तविकताएं घटित होती हैं, क्या क्या क्रियाएं घटित होती हैं, इसका विस्तार हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। तो जहाँ से हम लोगों ने आज बात को शुरू किया था, तो अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में नित्य वर्तमान है, इस बात को हम लोगों ने समझने से शुरू किया था। और अस्तित्व में 2 प्रकार की वास्तविकताओं को हम लोगों ने पहचाना। एक वो जो सर्वत्र व्याप्त वस्तु है, जिसे हम व्यापक, सत्ता, स्पेस, खाली स्थान, इन नामों से इंगित करते हैं। और दूसरा एक एक के रूप में पाई जाने वाली वास्तविकता, जिसके समूह को प्रकृति नाम दिया गया है। और इस व्यापक और प्रकृति, इन दोनों में हम लोगों ने 4 मूलभूत अंतर को देखा। एक प्रकृति के सीमित और व्यापक के असीमित होने के रूप में, दूसरा प्रकृति के क्रियाशील होने के रूप में, व्यापक के क्रिया रहित, क्रिया शून्य होने के रूप में, तीसरा प्रकृति के स्थितिशील होने के रूप में और व्यापक के स्थितिपूर्ण होने के रूप में, और चौथा
इकाई की गणना तो संभव है, लेकिन प्रकृति की कुल इकाइयाँ संख्या में अनंत दिखाई देती हैं, जबकि व्यापक की गणना संभव नहीं है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। इतने के साथ 2 होमवर्क पर हम लोग बात कर लेते, जिसको आगे की कक्षाओं तक आप जांच परख करते रहेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसके किसी भी होमवर्क को करने के लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सामान्य ज़िंदगी में जीते हुए अपने रोज़मर्रा के सभी काम को करते हुए आप इस होमवर्क को कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि अपने में सजगता बढ़ाया जाए, अवेयरनेस बढ़ाया जाए, एक एक क्रियाकलाप जो हमारे अंदर घटित हो रहे हैं या हमारे आसपास घटित हो रहे हैं, उन सबों के प्रति सजग हुआ जाए, होशपूर्ण हुआ जाए, अवेयर हुआ जाए। तो पहला होमवर्क यह है कि इकाई की एक सीमा होती है, जबकि व्यापक असीमित है। सीमित होने के कारण इकाइयों की गणना हो सकती है, जबकि व्यापक की गणना संभव नहीं है। इस बात की अपने में जांच परख करके देखें कि हम अपने लिए ऐसा देख पाते हैं कि नहीं। हम जब अस्तित्व को देखते हैं तो अस्तित्व हमको ऐसा समझ में आता कि नहीं। हम जब इकाई और व्यापक को ऑब्जर्व करते हैं तो ये बात हम अपने में देख पाते कि नहीं देख पाते। और दूसरा होमवर्क ये है कि प्रकृति की किसी भी इकाई को देखें तो उसमें गति, तरंग आदि किसी न किसी स्वरूप में कुछ न कुछ क्रिया होती रहती है, और इस आधार पर उसकी स्थिति में, उसके होने में बदलाव होता रहता है, जबकि व्यापक क्रिया शून्य होने के कारण सतत एक सा बना रहता है। ऐसा आप अपने में देख पाते कि नहीं। आप जब प्रकृति को और व्यापक को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा दिखाई देता कि नहीं, इस बात की भी जांच परख करके देखें। तो अगली कक्षा में हम लोग ये जो वाक्य हम लोगों ने समझना शुरू किया था कि अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में नित्य वर्तमान है, उसमें हम लोगों ने सत्ता और प्रकृति या व्यापक और प्रकृति, इन 2 शब्दों के ऊपर थोड़ी चर्चा आज की। अगली कक्षा में हम लोग संपृक्तता और नित्य वर्तमानता, इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।